गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोशन। तो हम कर रहे थे एनटीसी में आने वाले लास्ट ईयर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो कल हमने आपको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना सिखाया था और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वो हमने आपको बताया था। तो आइए हम करते हैं नेक्स्ट, आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ for two moving objects A and B are straight lines inclined at 30 degree with time axis and 30 degree with displacement axis respectively. So what would be their velocity ratio? Then what would be their velocity ratio? What would be their velocity ratio? तो क्वेश्चन क्या दिए गए कि डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ फॉर टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। तो ए और बी के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है, इस तरह से दिया गया कि ए के लिए जो एंगल है वो 30 डिग्री है विद टाइम एक्सिस के साथ, और बी के लिए 30 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तो देखो, इस ऐसे क्वेश्चनों में या तो वो आपको डायग्राम दे दिया गया होगा या आपको डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। तो जहां डायग्राम गिवन है वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, तो वहां दिक्कत की बात है। तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला स्टेप, मेन स्टेप क्या है कि आपका डायग्राम सही बने। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज टाइम। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए दो ग्राफ बने, एक ए और एक बी। ठीक है, एक ए बना और एक बी बना। सो वन इज ए का है टाइम के साथ, सो ये ए है। ए बॉडी इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद टाइम एक्सिस 30 डिग्री। B is inclined with this
ए क्या है 30 डिग्री है टाइम के साथ और बी है 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज वुड बी द देयर वेलोसिटी रेशियो। इट मींस हमें निकालना है VA बाय VB, VA बाय VB, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं बॉडी ए की बात करूं, बॉडी ए की बात करूं तो ये आपका स्लोप होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ will tell us about the velocity of body, velocity of body A। तो इसका स्लोप क्या बनेगा, टेंजेंट 30। so tangent of the angle will be equal to perpendicular and it will be AC, it will be AC by OC। so tangent 30 degree will be equal to perpendicular by tangent थीटा जो होता है वो perpendicular by base होता है, ठीक है। so tangent of 30 degree will be equal to perpendicular by base। so perpendicular क्या है S by T, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी A इट इज इक्वल टू 1/√3। तो A बॉडी की वेलोसिटी क्या आ गई हमारी 1/√3 आ गई, क्या आ गई 1/√3। so it is 1/√3, ओके। सो अब अगली बॉडी हमारी क्या है, अगली बॉडी है B। अब B के लिए हम देखेंगे, पहले एंगल बनाएंगे क्योंकि B के लिए ऐसा कुछ बनेगा, इट विल बी D, ठीक है। तो ये जो एंगल है पूरा ये बनेगा 60 डिग्री, इट विल बी 60 डिग्री। इसका मतलब फॉर बॉडी B द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी tangent 60 degree will be equal to how much, perpendicular that is BD divided by OD, tan 60 होता है √3। so BD is again the displacement upon time, so it is velocity of body B that is √3। तो क्या आ गया, बॉडी B की वेलोसिटी क्या आ गई √3 आ गई। so in this way we have found out the velocity of body A and velocity of body B by finding the slope of displacement time graph for the body A and body B, ठीक है। ये बॉडी A के लिए तो मेरे पास एंगल ऑलरेडी गिवन था 30 डिग्री, ठीक। तो टेंजेंट 30 डिग्री विल बी इक्वल टू AC परपेंडिकुलर बाय OC इज बेस। तो AC क्या है डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द वेलोसिटी फॉर द बॉडी A। VA क्या आ गया 1/√3 आ गया। अब B के लिए मुझे एंगल निकालना पड़ेगा क्योंकि पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री का है, तो ये 30 है, तो ये यहाँ तक कितना बचा, दिस विल बी 60 डिग्री। टेंजेंट 60 डिग्री विल बी इक्वल टू BD by OD, S by T इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी B, ठीक। सो यहाँ पर हम निकालेंगे रेशियो VA अपॉन VB क्या आएगा 1/√3 by √3, it means VA by VB is equal to 1/3। so the ratio of the velocity of the body A and body B is 1:3। कितना आ गया 1:3 आ गया। so the ratio of the velocity of the body A to the body B is 1:3। how much
1:3। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें आपको स्लोप निकालने के लिए पहले एंगल पता होना चाहिए। बॉडी ए के लिए मेरे पास गिवन था, लेकिन बॉडी बी के लिए मुझे निकालना पड़ा, तो इसलिए बॉडी ए की मैंने वेलोसिटी निकाल ली विद टेंजेंट ऑफ एंगल, बट बॉडी बी के लिए मेरे पास एंगल नहीं था, तो मैंने उसको मैथमेटिकल स्किल से निकाल लिया। सो टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 30 है, तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी हियर टू हियर 60 डिग्री। सो मैंने उसको निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है next question is the speed time graph of a body, the speed time graph of a body moving along a fixed direction as shown in figure, तो स्पीड टाइम ग्राफ बॉडी का जो कि एक फिक्स डायरेक्शन के साथ साथ मूव कर रही है बॉडी, उसका ग्राफ हमें दिया हुआ है। सो देन हाउ much distance the body must travel during time t is equal to 0 to 10 second and t is equal to 0 to 5 second and t is equal to 5 second to 10 second। तो एक हमें क्या किया है, स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया गया हमें बॉडी का जो कि एक फिक्स डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है। तो हमें निकालना है कि बॉडी को कितना डिस्टेंस मूव करना चाहिए फ्रॉम टाइम इंटरवल इज 0 10 सेकंड के लिए निकालना है, 5 से 10 के लिए निकालना है और 0 से 5 के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, पर एक ग्राफ बना देते हैं। तो ग्राफ हमें दिया हुआ है the speed and this is the time।
So speed is given in meter per second and time is in second. So it is 0, 5, 10 and this is 12. तो हमें इस स्पीड टाइम ग्राफ से क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है कि 0 से 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए और 0 से 5 के लिए कितना होना चाहिए और 5 से 10 के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास स्पीड टाइम कर्व है, तो स्पीड टाइम कर्व में वी कैन से दैट द एरिया अंडर द कर्व, कि इस ग्राफ के लिए अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालू, इट मीन्स फॉर एग्जांपल एरिया क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा। तो दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। इट मीन्स अगर मैं बात करूं, इट इज O, A, ठीक है। इट मीन्स अगर मैं OAB का एरिया निकाल दूं तो मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा जितना उसने 0 से 10 सेकंड के बीच में ट्रेवल किया। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB का जो एरिया है वो क्या होगा, हाफ इंटू OB इंटू AD। so half OB is 10, AD is 12, it will be 60. so distance from 0 to 10 second is equal to how much, 60 मीटर। कितना आ गया, it will be कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो ये आ गया आपका 0 से 10 सेकंड में अकॉर्डिंग टू द एरिया अंडर द कर्व द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी हाउ मच, 60 मीटर। so half of this into this will give you area under the curve। ठीक है, तो अब हमें निकालना है फॉर 0 to 5 सेकेंड के, फॉर 0 to, तो ये था आपका कहां से लिए 0 to 10 सेकेंड। अब है 0 से 5 सेकेंड, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD क्या आएगा, हाफ ऑफ OD इंटू AD, हाफ इंटू OD is 5 and AD is 12, so it will be 30 minutes। so distance 0 to 5 seconds, it is how much, it will be 30 meter। कितना जाएगा, 30 मीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 5 सेकेंड दैट इज 30 मीटर। तो इट मीन्स वैसे भी ओरली पता लग रहा है कि ये जो टोटल एरिया ऑफ ट्राइंगल है और इसका एरिया निकालूंगा तो हाफ हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ DB into AD, half of DB is 5 and it is 12, कितना बन गया 30 मीटर। so distance from 5 to 10 सेकेंड, तो 5-10 के लिए कितना बन गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 5 to 10 सेकेंड विल बी इक्वल टू 30 मीटर। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। सो इन दिस क्वेश्चन द स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन टू यू
and the area under the curve will be found out by finding the area of triangle OAB for the timing 0 to 10 सेकेंड। OAD का निकालेंगे तो हमें किसका मिलेगा, 0 से 5 सेकंड का मिलेगा, और ADB का निकालेंगे तो हमें किसका मिलेगा, 5 से 10 का मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पीड टाइम ग्राफ के दिए गए कर्व में एरिया अंडर द कर्व निकाल करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम का, होल इंटरवल ऑफ टाइम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone is dropped, एक स्टोन ड्रॉप कर दिया गया फ्रॉम द top of a tower with initial velocity 0. Velocity 0. It reaches the ground in 4 seconds. It reaches the ground in 4 seconds. Then find the height of tower. तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हैं। इसमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है कि एक स्टोन किसी टावर के ऊपर से फेंक दिया गया है और ये ग्राउंड में 4 सेकंड में पहुंच जाता है। तो जब स्टोन ड्रॉप किया गया तो टावर से इसको जब छोड़ा गया उसकी वेलोसिटी 0 दी हुई है, वैसे भी 0 होती है। इट रीचेस द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुंचा वो 4 सेकंड में पहुंच गया। मीन्स ऊपर से जब वो फेंका गया तो वो 4 सेकंड में पहुंच गया। मतलब कोई बॉडी ये है, यहां से चली और ये बॉडी यहां पर 4 सेकंड में रीच्ड द ग्राउंड। ठीक, let us suppose it is the height. ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो गिवन क्या है, यहाँ पर गिवन है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, h हमें निकालना है। ठीक है, और a क्या है, प्लस g, बिकॉज मोशन इज डाउनवर्ड्स।
It means the body is going with the direction of the acceleration due to gravity. So h plus g and t दे रखा है कितना 4 सेकेंड. So second equation of motion, s will be equal to ut plus half at square. So s is h, u is 0 into 4 plus half into g into 4 का square, it is 0 plus half into 10 into 4 का square. So h will be equal to half into 10 into 4 square. It means h will be equal to 80 meter. It means height of the tower, इसका मतलब क्या हुआ कि height of tower is equal to 80 मीटर. टावर की हाइट क्या हुई? टावर की हाइट क्या हुई? 80 मीटर. सो हाइट ऑफ टावर विल बी फाउंड आउट बाय सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन. s is equal to u half at square and u will be 0. a is plus c because motion is downwards. t is given to you. By solving we will get height of tower will be equal to 80 मीटर. हाइट कितनी आ गई? 80 मीटर मेरी हाइट आ गई है. ठीक, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डेली एनटीएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ. जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ग्राफिकल में किस तरह से क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट में किस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ. तो अब मेन चीज़ आती है कि आप किस तरह से उनको कम टाइम में कर रहे हो. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको फिलहाल निकाल के दिखाया है. तो अगर डायरेक्टली निकालना हो तो सिंपली क्या करना है, जब भी कोई बॉडी ऊपर से छोड़ दी जाए और वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे हो, मीन्स रेस्ट पे हो, सिंपल फॉर्मूला है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. इट मीन्स आप सीधा यूज कर सकते हो. अगर मैं ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ सीधा यूज करता मैं, h विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. इट मीन्स h विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 60. इट विल बी 80 मीटर. ये मेरा आंसर आया था. क्या आंसर आया था? 80 मीटर. तो इन क्वेश्चंस को एमसीक्यू के हिसाब से करने के लिए आपको कम टाइम की रिक्वायरमेंट होती है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायरमेंट so that you can attempt these questions whenever you are in competition. So whenever you are in competition, you have to take care of these things, that in how much time you can attempt any question in an efficient way with accuracy. So accuracy is important. तो किसी भी कंपटीशन में एक्यूरेसी आपकी इंपॉर्टेंट रहती है. तो हमें खुद देखना है कि व्हाट शुड बी द एक्यूरेसी. तो हमारी एक्यूरेसी ऐसी होनी चाहिए कि हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें लेकिन एक्यूरेट करें. और पहले में क्वेश्चन को पढ़ के पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में टाइम कितना लगना चाहिए. सो टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की फॉर द कंपटीशन. तो कंपटीशन क्रैक आउट करने के लिए हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. तो टाइम मैनेजमेंट के बिना ये बातें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं. तो काइंडली टेक केयर ऑफ दिस कि टाइम मैनेजमेंट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. टाइम मैनेजमेंट करोगे तभी आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट गो थ्रू दीज थिंग्स. क्लियर है? तो आज के हमने क्वेश्चन किए. सो आज का लेक्चर हमारा यही खत्म होता है. तो प्लीज ट्राई टू मेक योर सेल्फ स्किल्ड एंड डेवलप योर स्किल्स और एनहेंस योर सेल्फ टू नो हाउ टू मैनेज द टाइम फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जाम. टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू सो मच.